हाँ जी नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, थोड़ा बहुत सिलेबस में क्या है, उसके बाद हम विधिवत रूप से क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकायदा आप नोट्स बनाना, नोट्स बना के जैसे एक प्रॉपर तरीके से क्लास चलती है वो स्टार्ट हो जाएंगी। आज से 5 दिन तक हम क्या कर रहे थे, केवल साइकोलॉजी की शकल देख रहे थे कि कैसी साइकोलॉजी है। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये है रीट लेवल 1 का। किसका? रीट लेवल 1 का साइकोलॉजी का जो सिलेबस है। लेवल 1 तो आप जानते हो ना, सभी लेवल 1 से ही हो, 1 से 5 तक के जो टीचर बनते हैं ना। हाँ, तो साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो सीटेट का, कौन कौन सी भर्ती का सेम रहता है, सीटेट का, उसके बाद रीट का, उसके बाद यूपी टेट का, उसके बाद एक है रीट मेंस। रीट मेंस जानते हैं ना, जो शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा राजस्थान में होती है ना। इन सभी का जो सिलेबस है उसमें साइकोलॉजी सेम है, मतलब एक टॉपिक ऐसा है जिसका अंतर है, बाकी सभी में सेम है। अब जो सीटेट और यूपी टेट है इसमें कंप्लीट साइकोलॉजी है, जो 6 यूनिट आती है, 6 के 6 यूनिट है। ठीक है, जो रीट है इसमें 5 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट साइकोलॉजी की नहीं है। वो यूनिट कौन सी है, सबसे पहले हमें उसी को जानना है। वो यूनिट कौन सी है जो इस सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो यूनिट है। इसमें मैं पहले नंबर का पॉइंट डाल के अगर लिखूं तो मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान का परिचय सबसे पहला टॉपिक ये बनता है, मनोविज्ञान का परिचय, जो इस सिलेबस में नहीं है। मतलब फिर भी रीट में 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं, ये है नहीं लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। मेंस में है और सीटेट में है, यूपी टेट में है, जो भी शिक्षक भर्तियां होती हैं सभी में है, 2nd ग्रेड में भी है। ठीक है, अब ये जो मनोविज्ञान का परिचय है इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो क्या रहा है, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, कौन सी भाषा के कौन से शब्द से, हमने बात की थी ना इसके बारे में। उसके बाद मनोविज्ञान में कितने संप्रदाय चलते हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं, मनोविज्ञान में कितने वो हैं, क्या नाम है, शाखाएं, ब्रांचेज, कितनी ब्रांच बताई थी मैंने, 17 ब्रांच बताई थी ना। वो सभी ब्रांच हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहली ब्रांच में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें कौन से टॉपिक में आएंगी, मनोविज्ञान का परिचय। ठीक है, ये परिचय, परिचय के साथ क्षेत्र, इतिहास, बाकी सभी चीजें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जो रीट में पहला टॉपिक है, इसका नाम है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम विशेष रूप से क्या पढ़ते हैं, वृद्धि विकास की संकल्पना। मतलब वृद्धि क्या होती है, वृद्धि वो वाली वृद्धि जो मैंने बताया था अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि नाम लिया था ना, केवल शारीरिक पक्ष होता है विकास का, तो अभिवृद्धि और विकास की संकल्पना। उसके बाद विकास के विभिन्न आयाम, हमने आयामों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जाना था, डेमो में जाना था ना। 4 आयाम मुख्य होते हैं, कौन कौन से, PCSE जाना था ना, PCSE 4 मुख्य आयाम होते हैं ना विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है साहब। उसके बाद विकास के सिद्धांत, जिनमें से हमने 2 सिद्धांतों की चर्चा भी की थी, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, विकास की दिशा के सिद्धांत के बारे में बात की थी ना एक दिन। तो ऐसे करके हम लगभग 12, 13 या 14 सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जो विकास को प्रभावित करते हैं, उनमें से भी हमें विशेष रूप से पढ़ने हैं जो परिवार और विद्यालय के संदर्भ में है। मतलब बालक का विकास परिवार और विद्यालय में जो प्रभावित जिन कारकों से होता है उन कारकों को विशेष रूप से जानेंगे। उसके बाद अधिगम से उनका संबंध, मतलब सीखने से उन कारकों का क्या संबंध है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे वंश क्रम और वातावरण की भूमिका। वंश क्रम और वातावरण की भूमिका को जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो हम बार बार एक चीज का यूज करेंगे, एक सूत्र का यूज करेंगे, और वो सूत्र आपको अभी से रट लेना है। वैसे ऐसे रटन तो करके नहीं रटना है, समझना है, एक बार में समझ में आ जाएगा। सूत्र क्या है, D बराबर H इंटू E। क्या है सूत्र, D बराबर
H इंटू ई। यहां D का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट। H का मतलब क्या है? हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। E का मतलब क्या है? एनवायरमेंट। हेरिडिटी बोलते हैं हम वंशक्रम को, अनुवांशिकी को। किसको बोलते हैं? अनुवांशिकी को। और एनवायरमेंट किसको बोलते हैं? वातावरण को, है ना। अब इसके दूसरे एक और नाम आएंगे बाद में, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको जब जानेंगे। कौन कौन से? एक नाम आता है प्रकृति। क्या आता है? प्रकृति। और एक दूसरा नाम आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। जिसको हम जानते हैं प्रकृति बनाम पोषण। किससे जानते हैं? प्रकृति बनाम पोषण। एक विवाद है, एक डिबेट चलती है साइकोलॉजी में, प्रकृति बनाम पोषण। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जैसे वाटसन का नाम मैंने आपको एक दिन बताया था ना, जेबी वाटसन, जिसने ये बोला था कि मेरे को आधा दर्जन स्वस्थ शिशु आप दे दो, आप जो चाहें मैं उन्हें वो बना सकता हूं। ये बोल रहा है ना वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो हेरिडिटी को महत्व नहीं दे रहा, वो अनुवांशिकी को महत्व दे रहा है। क्या भाई? वो क्या कह रहा है? आप मेरे को आधा दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मतलब आधा दर्जन 6 ऐसे बच्चे दे दो जो स्वस्थ हों, तो उनको जो आप चाहें वो मैं बना सकता हूं। ये बोल रहा है ना। अगर वो ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो अनुवांशिकी है, जो उसका वंशक्रम है, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं है इसका मतलब। सबसे ज्यादा फर्क किस चीज का पड़ता है? वातावरण का। किसका? वातावरण का या एनवायरमेंट का, जिसी को हम इसी का दूसरा नाम हम क्या लेते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं जिसको? पोषण। और प्रकृति किसको बोलते हैं हम? वंशक्रम या अनुवांशिकी को। प्रकृति बोले तो नेचर, अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो क्या बोलेंगे? नेचर। किसका नेचर? बच्चे का नेचर। ठीक है। प्रकृति का मतलब ये नहीं समझना कि हरा भरा वातावरण मतलब भारी चीज। प्रकृति कैसी चीज है? अंदरूनी चीज है, आंतरिक चीज है। ठीक है। तो जो ये पूरी डिबेट चलेगी D बराबर H गुणा E, इसमें एक परिभाषा बनती है विकास की। कैसी? विकास अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास क्या है? अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब ये जो बीच में गुणा हो रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? अंतःक्रिया। उसके बाद आगे है व्यक्तिगत भिन्नताएं। अगला टॉपिक कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है? प्रकार और व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। कुल मिलाकर हमें पढ़ना क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इनको? देखो, जो मैं अंग्रेजी की टर्म आपको बता के चलूंगा ना, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार अंग्रेजी क्यों बता रहे हो, हम हिंदी मीडियम के हैं, है ना। लेकिन अंग्रेजी की जो टर्म मैं आपको बताऊंगा वो बहुत टफ नहीं है, मतलब बहुत सरल है। जो शब्द हिंदी में है केवल उसी की इंग्लिश तो मैं बना रहा हूं, ज्यादा थोड़े बता रहा हूं। जो इंग्लिश की टर्म है इनसे हमको एक पेपर में फायदा होगा डायरेक्टली। कहां फायदा होगा? पेपर में। कैसे फायदा होगा? जैसे आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपने कोई प्रश्न पढ़ा और आपने वो चीज पहले पढ़ रखी है, मतलब थ्योरेटिकल रूप से, तो उस प्रश्न को पढ़ने पर कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। ऐसा होता है या नहीं होता है? आपने एग्जाम दिए है ना पहले कभी, तो ऐसा होता है ना कि हम दो ऑप्शन पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसा होता है ना। इस चीज को, जो ये कंफ्यूजन है, इसको बढ़िया प्रकार से दूर करने की सबसे बढ़िया औषधि है अंग्रेजी की टर्म। क्या है? जो इंग्लिश टर्म है ये बहुत अच्छे से इस चीज को दूर कर देंगी। क्योंकि जो अंग्रेजी में जो साइकोलॉजी के जिन शब्दों के नाम हम अंग्रेजी में आपको बताएंगे ना, वो डायरेक्ट वही शब्द आते हैं। हिंदी में क्या आ जाते हैं? उनके पर्यायवाची आ जाते हैं। जो पर्यायवाची आते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के जिनका अर्थ हम नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश के उन शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। जैसे सृजनात्मकता एक शब्द है। सृजनात्मकता सभी ने सुना है, थोड़ा भारी भरकम सा शब्द है या नहीं है? और इसी को अगर हम अंग्रेजी में देखें तो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी को सभी जानते हैं, लेकिन सृजनात्मकता थोड़ा भारी पड़ता है ना। हाँ, उसके बाद जैसे एक मैं शब्द नाम लूं यहां, संप्रत्यय। संप्रत्यय ये एक शब्द है हिंदी में, संप्रत्यय।
ये जो संप्रत्यय शब्द है वैसे जीन पियाजे साहब ने दिया था। अगर मैं ये शब्द आपके सामने रखूं संप्रत्यय, क्या आप इसका अर्थ समझ सकते हो अपने दिमाग से? नहीं निकल रहा कोई शब्द का अर्थ? ठीक है, अभी मैं आपके सामने दूसरा शब्द रखूं इसी का जो इंग्लिश है, तो आप हो सकता है निकाल लो। कॉन्सेप्ट सुना है क्या आपने? कहीं ना कहीं सुना होगा ना कॉन्सेप्ट। मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, सुना है ना? तो इंग्लिश इजी है ना? इसीलिए मैं कहता हूं जो इंग्लिश के शब्द हैं उनको थोड़ा फोकस से देखना आप, ठीक है? हाँ, उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में सबसे पहले प्लेटो साहब ने बताया था। किसने बताया था? प्लेटो साहब ने। उसके बाद आगे इसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिर आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में भी यही पढ़ना है, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। हमेशा जो आज तक प्रश्न आए हैं, ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्तित्व प्रश्न आते हैं वो आते हैं मापन से। किससे आते हैं? व्यक्तित्व के मापन से। व्यक्तित्व के मापन की दो विधियां होती हैं, एक तो प्रक्षेपित, एक अप्रक्षेपी। नाम सुना है? प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, दो प्रकार की विधियां होती हैं मापन की। इनमें से ही प्रश्न आते हैं हमेशा। आपने सुना होगा CAT, TAT, CAT, TAT, SAT, ऐसे करके बहुत सारी विधियां हैं जो व्यक्तित्व के मापन को करती हैं। इनके प्रश्न आते हैं। अब जो CAT है इसका मतलब है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका मतलब है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कथानक बोध परीक्षण, है ना? ऐसे करके हम इन विधियों को भी पढ़ेंगे और व्यक्तित्व के बारे में और भी जानेंगे। अब व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके बाद अगला है बुद्धि। बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ। अब इसमें एक सिद्धांत दे रखा है आपको, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, क्या नाम है इसका? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना? इसी से लगभग प्रश्न आता है, लेकिन और भी कई सिद्धांत है बुद्धि के, उन सिद्धांतों को भी हम जानेंगे इसमें, बाकी जो सिद्धांत है, और बुद्धि का जो मापन है उसको भी जानेंगे और इसकी संकल्पना है जो उसको भी जानेंगे। बुद्धि की जो एग्जैक्ट परिभाषा है ना, वो आज तक सामान्यीकृत नहीं हो पाई है। बुद्धि की एग्जैक्ट परिभाषा आज तक भी अच्छे से कोई नहीं दे सकता एग्जैक्ट, ठीक है? लेकिन हम इसमें विस्तार से जो जिसने जैसे परिभाषा दी है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें आपको में एक कॉन्सेप्ट आएगा बीच में, बहुत मजेदार है। एक प्रश्न हो सकता है, आप सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना, हम इसी में से प्रश्न आ जाए। एक है IQ शब्द, सुना है आपने? IQ, इसका IQ सही है, इसका IQ सही नहीं है, ये बात सुनी होती है ना। इसका IQ तेज है, इसका IQ मद्दा है, ऐसा सुना है ना आपने? IQ का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट क्यूसेंट। क्या है? इंटेलिजेंट क्यूसेंट। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो बुद्धि लब्धि। क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का एक मापन होता है ना? मापन होता है, उस मापन का एक सूत्र होता है MA/CA इंटू 100। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला, सूत्र होता है। ये सूत्र किसने दिया आपको पता है? टर्मन ने दिया, पक्की बात है। चलो आज इसको हम विस्तार से जानते हैं, थोड़ी देर में, 1 मिनट में इसको जानते हैं किसने दिया, है ना? इसकी एग्जैक्ट उत्पत्ति से प्रश्न हर बार आता है। इसकी एग्जैक्ट उत्पत्ति ऐसे हुई, अगर प्रश्न में केवल ये आए बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया, तो आपका उत्तर क्या होगा? स्टर्न। क्या होगा? स्टर्न। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया? विलियम स्टर्न ने, ठीक है। उसके बाद अगर ये आए बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के साथ साथ MA/CA, मतलब मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, ये बात किसने बताई थी? ये भी स्टर्न ने ही बताई थी। किसने बताई थी? स्टर्न ने। तो यहां तक का जो फॉर्मूला है किसने दिया है? स्टर्न ने। जैसे ही इसमें हम 100 का गुणा करते हैं तो किसने दिया है? टर्मन ने, ठीक है। ये कंप्लीट किसने किया था? ये फॉर्मूला टर्मन ने। अब बिल्कुल क्लियर है ना, टर्मन ने क्या बताया, स्टर्न ने क्या बताया, है ना। तो ऐसे ही हम हर चीज को क्लियर करते चलेंगे, टेंशन लेनी नहीं है, आराम से पढ़ना है।
और आगे है विविध अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं, पिछड़े, मंद, विमंदित और सृजनशील, इंटेलिजेंट, जितने भी प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी, चाइल्ड विद स्पेशल नीड जिनको हम पढ़ते हैं, है ना। ये शब्द सुना है ना आपने, सुना है नहीं सुना है? चाइल्ड विद स्पेशल नीड, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल कोई चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं जो चश्मा लगाते हैं ना, वो चाइल्ड विद स्पेशल नीड में आते हैं। क्योंकि जो चश्मा लगाते हैं वो बच्चे डायरेक्ट उन चीजों को इतने अच्छे से नहीं देख पाते, मतलब आंखों में कमजोरी होती है, तो उनको कोई स्पेशल एडिशनल चीज की जरूरत होती है। अगर वो चीज उनको मिल जाएगी तो वो सभी बच्चों के समान तरीके से व्यवहार कर पाएंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद अधिगम है, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमताएं कई प्रकार की होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये नाम सुने हैं आपने, है ना। ये सभी हम विस्तार से पढ़ेंगे जितनी भी इसमें बीमारियां आएंगी। उसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पढ़ेंगे, समायोजन, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है इसको पढ़ेंगे। कुसमायोजन जो इसमें है नहीं, टॉपिक नहीं दे रखा है इसमें अलग से, लेकिन कुसमायोजन को भी हम पढ़ेंगे, जिसका एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं डिसएडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसएडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जो प्रश्न आता है वो हमेशा प्रश्न आता है एडजस्टमेंट की युक्तियों से। किससे आता है? समायोजन की युक्तियों से, जिनमें सबसे अच्छी समायोजन की युक्ति है सब्लिमेशन। शब्द सुना है आपने आज से पहले, सब्लिमेशन। ये नहीं सुना होगा तो दूसरा सुना होगा, मार्गांतरीकरण। क्या नाम है? मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण ये क्या है? समायोजन की एक युक्ति है। मतलब जैसे आपने एक उदाहरण सुना है, अंगूर खट्टे हैं। जैसे आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिली नहीं, तो आप उस चीज में खोट लगा देते हैं ना, ये चीज अच्छी नहीं है, तो आप क्यों लगाते हैं ये खोट? ये लगाते हैं खुद का समायोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आप अपने मन ही मन में मर जाओगे दब दब के, है ना, डिप्रेस्ड हो जाओगे आप। ऐसे जो मार्गांतरीकरण है ये एक्चुअल में क्या है? ये है, आपने एक मूवी देखी है, मैं नाम एग्जैक्ट उसका याद नहीं कर पा रहा हूं। एक मूवी है जिसमें वो लड़का रहता है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको छोड़ के भाग जाती है, मतलब शादी वाले दिन, है ना। बाद में वो तैयारी करता है बहुत अच्छे से, और वो जो लड़की भागती है वो भागती है पीसीएस बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए भाग के जाती है उसको छोड़ के। लेकिन वो लड़का, जिसमें ये गाना आता है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, सुना है आपने? देखी है मूवी? हाँ, शादी कुछ ऐसा, क्या नाम है, क्या नाम मूवी का? शादी में जरूर आना, यही है कोई और है? हाँ, कोई भी हो, लेकिन ये गाना आता है उसमें, ठुकरा के प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसा कुछ। तो उसमें वो लड़का क्या करता है? सब्लिमेशन करता है। क्या करता है? सब्लिमेशन करता है। मतलब अपनी जो एनर्जी थी वो जहां लगा रहा था उस जगह से उसका मार्ग क्या करता है? बदलता है। उस एनर्जी को कहां लगाता है? वो लड़का ऐसा भी तो कर सकता था ना, एक तेजाब की बोतल लेके उस लड़की के पीछे दौड़ता, ऐसा भी तो कर सकता था कि भाई इसने मेरे को धोखा दिया है, मैं इसके साथ बुरा करूंगा, ये भी हो सकता था। लेकिन वो लड़का क्या करता है? सब्लिमेशन करता है, मार्गांतरीकरण करता है, दूसरा रास्ता चुनता है और मेहनत करता है, और क्या बन जाता है? आईएएस बन जाता है। बाद में वो लड़की उससे माफी मांगती है, आपने देखी होगी, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो मूवी है, ये किस चीज को बहुत अच्छे से दिखाती है? सब्लिमेशन को, है ना। जो आप मूवी देखोगे आज के बाद, जैसे कोई मूवियों के नाम आएंगे मैं आपको बताते चलूंगा, तो आप मूवी देखोगे ना तो आपको साइकोलॉजी नजर आएगी मूवियों में, है ना। अब तक तो आप ऐसे आनंद के लिए देखते हैं, लेकिन आज के बाद आपको साइकोलॉजी नजर आएगी मूवियों में। एक और मूवी आती है उसमें भी साइकोलॉजी होती है, एक चांद तारे जमी पे मूवी देखी है? तारे जमी पर ये मूवी देखी है? उस मूवी में होता है क्या पता है? डिसलेक्सिया होता है उस मूवी में। डिसलेक्सिया हम अधिगम अक्षमता पढ़ेंगे ना, उसमें जानेंगे डिसलेक्सिया क्या होता है। वो होता है तारे जमी पर मूवी में। और एक 10वीं मूवी देखिए, 10वीं मूवी, अभिषेक बच्चन की 10वीं मूवी, उस मूवी में भी अधिगम अक्षमता के बारे में बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगला है अधिगम। अगला टॉपिक कौन सा है? अधिगम।
अधिगम किसको कहते हैं, ये बात हमने जानी थी ना। क्या सीखना अधिगम है? नहीं है ना। तो अधिगम क्या है? सीखने से व्यवहार में होने वाले कैसे परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, क्या बोलते हैं हम? अधिगम। अब आपने जो ये 5 दिन की क्लासें ली है ना, इनसे आपको साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो बेसिक बेसिक चीज है ना वो ठीक ठाक तरीके से जान ली है पहले ही। उसके बाद अधिगम का अर्थ क्या होता है? संकल्पना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो एक तो परिपक्वता करती है नहीं करती? अधिगम को परिपक्वता प्रभावित करती है नहीं करती? करती है ना। परिपक्वता, उसके बाद वंशक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है। ये जो सभी चीजें हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है अधिगम के सिद्धांत और इनके निहितार्थ। मतलब अधिगम के सिद्धांत मैंने आपको बताया था, हम लगभग 9-10 सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना, जिनमें से मैंने सबसे पहले सिद्धांत के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया, नहीं बताया उस दिन? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक ने जो दी थी, बिल्ली पे प्रयोग किया था, बताया था नहीं बताया था? नाम ही नाम बताया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम विस्तार से जान लेंगे इनको। ये अधिगम के सिद्धांत हैं, इनको जानेंगे। उसके बाद निहितार्थ, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इनके हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जो हम अधिगम के सिद्धांत हम समझेंगे, उन सिद्धांतों से शिक्षा का क्या लेना देना है। भाई थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था ना। तो उस बिल्ली के प्रयोग से शिक्षा में क्या फायदा, इन बातों को हम इसमें जानेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क। ये अलग अलग छोटे छोटे 3 टॉपिक बनते हैं, चिंतन, कल्पना और तर्क। उसके बाद अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन। हल्का सा मैंने बताया था आपको, अधिगम मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, ये बताया था नहीं बताया था? एक बाहरी, एक आंतरिक। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? बाहरी और आंतरिक। एक को बोलते हैं हम आंतरिक अभिप्रेरणा, एक को बोलते हैं बाहरी अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा हमें बाहरी चीजों से देख के मिलती है, तो उस अभिप्रेरणा को हम क्या बोलते हैं? बाहरी। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह को सुनते हैं नहीं सुनते हैं? सुनते होंगे, रील में तो आ ही जाते होंगे, वैसे नहीं सुनते होंगे तो, है ना। उसमें सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है वो है, जमी पे बैठा क्या आसमान देखता है, तू परे खोल जमाना उड़ान देखता है। ये सुना है ना। ये जो मोटिवेशन है ये कौन से प्रकार का है? बाहरी मोटिवेशन। एक और मोटिवेशन होता है, वो होता है आंतरिक मोटिवेशन। जैसे आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना आप सभी, तो एक टीचर बनना केवल इसलिए नहीं कि मेरे को पैसा कमाना है या कोई और ज्यादा लालसा है, मतलब पैसा तो साथ में आ जाएगा, लेकिन आपको अंदरूनी रूप से आनंद आता है इस काम को करने में, कि पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे को टीचर बनना है। अब उससे साथ में पैसा तो आएगा ही। तो ये जो होता है वो होता है आंतरिक, जो आंतरिक रूप से आपको क्या करता है? अभिप्रेरित, मोटिवेटेड करता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अधिगम में जो मोटिवेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप सीखना नहीं चाहोगे। उसके बाद अगला है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। इसका मतलब है एनसीएफ 2005। एनसीएफ आपने सुना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको पढ़ेंगे। इसकी मुख्य थीम क्या थी? बाल केंद्रित शिक्षा या बिना बोझ की शिक्षा। इसके अध्यक्ष कौन थे एनसीएफ 2005 के? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल कमेटी ने ये सजेस्ट किया था। उसके बाद अधिगम की व्यू रचना, शिक्षण अधिगम की, और शिक्षण विधियां, है ना। अब जो सामान्य शिक्षण विधियां होती हैं, जनरल जो शिक्षण विधियां होती हैं, उनको हम साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। हर विषय की शिक्षण विधियां होती है ना, उनमें कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो सामान्य शिक्षण विधियां होती हैं, जो हर विषय में काम आती हैं। उन शिक्षण विधियों को हम कहां डिस्कस करेंगे? साइकोलॉजी में। उसके बाद अगला है आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र सतत व्यापक मूल्यांकन, लब्धि परीक्षण और सीखने के प्रतिफल। इसको हम पढ़ेंगे सीसी के अंदर। किसके अंदर? सीसी के अंदर। सीसी मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर ये सभी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद अगला है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्या है?
एक्शन रिसर्च। इसमें अभी केवल आपको एक बात याद रखनी है, जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है, जो विद्यालय लेवल पर क्रियात्मक अनुसंधान होता है, वो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर होता है। ठीक है, जो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय लेवल पे होता है वो कहां होता है? विद्यालय की चार दीवारी के अंदर होता है। ठीक है, बाकी अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये इसके भाग 4 में मिलता है। जो है अध्यापकों की भूमिका और दायित्व है, भाग 4 में मिलेगा। कुल मिला के RT 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जब ये सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे RT नियमावली 2011। क्या पढ़ेंगे? RT नियमावली 2011। वो कहां से आई? जो RT 2009 है ना, इसकी एक धारा थी, धारा 39। अभी इसमें प्रॉपर 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं RT 2009 में? 38। इसकी एक धारा थी, धारा 39। वो धारा केवल 3 साल के लिए थी। कितने साल के लिए थी? 3 साल के लिए। ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। और इसमें जो 39वीं धारा थी वो कितने दिन के लिए थी? 3 साल के लिए थी। तो 3 साल के लिए वो इसलिए थी कि हर राज्य में जो भी राज्य इसको लागू करेगा वो अपने नियम बना सकता है, अपने नियमों के हिसाब से इसको लागू कर सकता है। ये नियम बनाने की छूट दी गई थी। उसी के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 2011 में क्या बनाए थे? नियम, जिसका नाम क्या पड़ा था? RT नियमावली 2011। उसको पढ़ेंगे। वो इसमें नहीं है, लेकिन कौन से पेपर में आपके में आएगी? मेंस में। ठीक है, उसके साथ साथ शैक्षिक प्रबंधन नाम से एक टॉपिक आएगा, शैक्षिक प्रबंधन, जिसमें हम SMC, SDMC, ये जो समितियां होती है ना विद्यालयों में, इनके बारे में, मतलब जो शैक्षिक प्रबंधन है वो पूरा जो 3rd ग्रेड में आता है वो हम कंप्लीट कवर करेंगे इसके बाद में। ठीक है, मतलब 3rd ग्रेड का जो ये पार्ट है ना, शैक्षिक प्रबंधन वाला और साइकोलॉजी वाला और शिक्षण विधियों वाला, इन 3 पार्टों को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। समझ में आई? ये हो गया आपका सिलेबस। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या बताया था? मनोविज्ञान का परिचय, यही बताया था ना। तो सबसे पहला टॉपिक, एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। अंग्रेजी से परेशानी तो नहीं है किसी को? परहेज तो नहीं है किसी को? बता देना किसी को परहेज हो तो। मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान का परिचय। इसमें सबसे पहली बात हम जानेंगे, जो मनोविज्ञान है इसका उद्भव क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शब्दों से हुआ, वो सभी बातें आएंगी। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे मनोविज्ञान का जो उद्भव है वो क्यों हुआ। मनोविज्ञान का उद्भव, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है ना। मनोविज्ञान का उद्भव मानव को जानने के लिए हुआ। पहला पॉइंट समझ में आया? मनोविज्ञान का उद्भव क्यों हुआ? मानव को जानने के लिए।
मतलब व्यक्ति कोई भी हो वो खुद को जाने। तभी तो सबसे पहले मैंने ये बात बताई थी ना, सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या बोलते थे? आत्मा का अध्ययन बोलते थे या आत्मा का विज्ञान बोलते थे। इसका मतलब आदमी खुद की आत्मा से बात करे, खुद को जाने। तो मनोविज्ञान का उद्भव क्यों हुआ, इसका रीजन आपको पता है? क्यों हुआ? व्यक्ति को खुद को जानने के लिए। उसके बाद इसमें प्राणी के आत्मा, मन, चेतना से प्रदर्शित व्यवहार एवं क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। क्या प्रयास किया जाता है इसमें? प्राणी के आत्मा, मन और चेतना से प्रदर्शित व्यवहार एवं क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। क्या प्रयास किया जाता है? आदमी के आत्मा, मन और चेतना, इसके अंतर्गत या इसमें मनुष्य के आत्मा, मन और चेतना से उत्पन्न व्यवहार या क्रियाओं को, व्यवहार या क्रियाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। किसका प्रयास किया जाता है इसमें? मनुष्य के आत्मा, मन और चेतना के द्वारा उत्पन्न व्यवहार या क्रियाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। अब ये जो चीजें हैं ये मैंने सीरियल से आपको बताई ना एक बार, बाकी हम विस्तार से इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें मैंने सीरियल से आपको एक बार और बताई थी ना। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। उसके बाद क्या बना? मन का अध्ययन या मन का विज्ञान। उसके बाद चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान। उसके बाद व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान। तो इसका मतलब आत्मा, मन और चेतना, इनके द्वारा जो व्यवहार उत्पन्न होता है, उस या तो व्यवहार उत्पन्न होता है, उस व्यवहार को ही हम क्रियाएं बोल रहे हैं। क्रियाएं क्या हैं? व्यवहार ही तो क्रियाएं हैं भाई। कोई आदमी अपने मन से, अपनी चेतना के द्वारा या अपनी आत्मा के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है, जो क्रियाकलाप कर रहा है वो क्या है? व्यवहार है। तो इस व्यवहार को जानने का प्रयास किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? ये साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसकी शुरुआत किसने की? अगला पॉइंट क्या है? मनोविज्ञान की शुरुआत। मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की? मैंने आपको शुरू के दिन 2-3 नाम बताए थे। सुकरात नाम बताया था, नहीं बताया था? प्लेटो बताया था, नहीं बताया था? अरस्तु बताया था, नहीं बताया था? तो ये सभी कौन है? मनोविज्ञान की शुरुआत करने वाले। किसने की? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। कब की? लगभग 400 ईस्वी पूर्व। कब की? लगभग 400 ईस्वी पूर्व। लेकिन उस समय क्या मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय था? यस और नो? नहीं था। यह बात भी मैंने आपको बताई थी। मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना? जब विलियम वुंट ने
लिप्जिंग में, जर्मनी के कौन से शहर में? लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला की स्थापना की थी, साइकोलॉजिकल लैब की स्थापना की थी। कब की थी? 1879 में। कब की थी? 1879 में। इसके बाद जो विलियम वुंड साहब थे उनको क्या कहा जाने लगा? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। उसी के साथ साथ दूसरा क्या कहा जाने लगा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों कहा जाने लगा? ये बात आपके समझ में आ रही है? क्यों कहा जाने लगा बताओ तो? क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की, वो प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है अब तक के? किसी को तीनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो तो तुरंत टोकना, तुरंत रोकना, मैं उसको क्लियर करके चलूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के तुरंत बाद एक और आदमी आए, हिप्पोक्रेटस। कौन? हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस थे, इन्होंने मानव के शरीर के गठन की जानकारी प्रस्तुत की थी। हिप्पोक्रेटस ने क्या प्रस्तुत किया था? मानव शरीर के गठन की जानकारी। मानव शरीर के गठन की जानकारी प्रस्तुत की। तो मानव शरीर की जानकारी सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? हिप्पोक्रेटस ने। कब की बात है? लगभग 400 ईस्वी पूर्व की बात है ना? उसी समय की बात है। इनको, हिप्पोक्रेटस के बारे में और बाकी बातें आएंगी, उनको हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक हमने अभी चर्चा किया था ना, पर्सनैलिटी किया था ना, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जब पढ़ेंगे, जब हिप्पोक्रेटस के बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नाम आता है रूडोल्फ गोएकले। क्या नाम आता है? रूडोल्फ गोएकले। इसके बाद 400 ईस्वी पूर्व की बात चल रही है ना, इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे कहां? रूडोल्फ गोएकले पर। हाँ, रूडोल्फ गोएकले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था? साइकोलॉजिया। ये क्या था? पुस्तक का नाम। कब की बात है? 1590 ईस्वी। कब की बात है? 1590 ईस्वी। क्या नाम है आदमी का? रूडोल्फ गोएकले। कौन सी किताब लिखी? साइकोलॉजिया। इस किताब को मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानते हैं। क्या मानते हैं? मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। अब मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? कौन सी है? साइकोलॉजिया या साइकोलॉजिया। किसने लिखी? रूडोल्फ गोएकले ने। कब लिखी ये प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आप माइंड में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे। अच्छी बात है। तो इसी पुस्तक में सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी शब्द का उपयोग है वो हुआ है। साइकोलॉजी शब्द का उपयोग, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी पुस्तक में हुआ। ठीक है,
साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी पुस्तक में मिला था? साइकोलॉजिया। किसने लिखी थी? रूडोल्फ गोएकले ने। कब? 1590। याद रहेगा यहां तक? कोई दिक्कत थोड़ी बहुत भी? बिल्कुल नहीं है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। देखो, मैं आपकी जो ये साइकोलॉजी का इतिहास जानने की जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, है ना। हालांकि मेरे को बात करनी चाहिए इससे आगे। कॉमेनियस नाम सुना है ना आपने? कॉमेनियस 1628, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, वो बातें करनी चाहिए ना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बातें करनी चाहिए ना। लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्दों से मिलकर बनाए, उन बातों को हम करेंगे बाद में। उससे पहले जो संदर्भ पूर्ण जो बातें हैं उनको करते हैं हम। अब ये बातें हैं जो दुनिया में जो साइकोलॉजी चल रही थी, पूरी दुनिया में जो मनोविज्ञान था, उसके बारे में अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो अगला पॉइंट डाल लो आप, भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में भारत को वैज्ञानिक काल से ही और उससे पूर्व से ही ज्ञान के रूप में क्या मानते हैं? विश्व गुरु मानते थे। आप इस बात से एग्री करते हो ना? भारत को क्या मानते थे? विश्व गुरु। तथा यहां पर मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र को किस रूप में पढ़ा जाता था? किसका अभिन्न हिस्सा मानते थे? अध्यात्म शास्त्र। हमारे देश में मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र को अध्यात्म शास्त्र का अभिन्न अंग मानते थे। ठीक है। और इस समय वैज्ञानिक काल से ही भारत को क्या मानती थी दुनिया? विश्व गुरु। अब विश्व गुरु क्यों था? उसके रीजन में जो वेस्ट के, जो पश्चिम के जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उनके 2-4 दार्शनिक हैं, उनके हम कथन जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा भारत के बारे में, है ना। तो सबसे पहला जो शख्स है वो आता है इसमें अलेक्जेंडर कैनन। कौन आता है? अलेक्जेंडर कैनन। पहला आदमी कौन है? अलेक्जेंडर कैनन। अलेक्जेंडर कैनन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं जो मनोविज्ञान है वो किसकी देन है? भारत की। इनका ये कथन है, ये बोलते हैं मनोविज्ञान भारत की देन है। क्या बोलते हैं ये? मनोविज्ञान भारत की देन है। ये बात इन्होंने बोली है अपनी एक किताब में। उस किताब का नाम है दी इनविजिबल इन्फ्लुएंस। क्या नाम है किताब का? दी इनविजिबल इन्फ्लुएंस। दी इनविजिबल ये इनकी किताब का नाम है दी इनविजिबल इन्फ्लुएंस। 1933 में इन्होंने ये लिखी है। ठीक है। इस किताब में इन्होंने क्या बोला? मनोविज्ञान भारत की देन है। और इन्होंने एक बात और बोली, मानसिक क्रियाओं के बारे में भारतीय दर्शन पश्चिम विचारकों से कहीं अधिक ज्ञान देते हैं। ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यही है,
मनोविज्ञान भारत की देन है, ये किसने कहा? अलेक्जेंडर केनन ने। कौन सी किताब में? दी इनविजिबल इन्फ्लुएंस। कब कहा? 1933 में। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद अगले आदमी आते हैं पॉल ब्रंटन। कौन आते हैं? पॉल ब्रंटन। अभी हम जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, एक बात याद रख लेना, ये पेपर दे लो, प्री दे लो, मेंस दे लो, सीटेट दे लो, सेकंड ग्रेड भी दे लेना, है ना। और जो टॉपिक हम यहां कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे लेना, फर्स्ट ग्रेड भी दे लेना, गारंटी है अगर एक भी प्रश्न रह जाए तो आपका। ऐसे कर रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी का जड़ से सफाया। एक बार करो, जीवन भर करने की जरूरत नहीं है दोबारा, इसी का रिवीजन करते रहना। ठीक है, अगले आदमी कौन आते हैं? लेकिन रीट में इतने इंपॉर्टेंट कई नाम आते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। हम 3 स्तर पे करेंगे साइकोलॉजी को। कितने स्तर पे करेंगे? 3 स्तर पे। एक बार तो ऐसे अब जो हम कर रहे हैं ऐसे करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड जो नंबर होगा जिसको हम रिवीजन के फॉर्म में करेंगे, वो होगा जिसमें केवल इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, इसमें जितना भी आपका मैटर है इसमें स्टार लगवाए जाएंगे अलग कलर के पेन से, कि इन चीजों को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। वो चीजें होंगी केवल रीट और सीटेट और थर्ड ग्रेड के लिए। बाकी जो चीजें होंगी उनको आप समझोगे तो आपका फायदा है, नहीं समझोगे तो मेरा तो नुकसान है ही नहीं। समझ रहे हो ना। अगले आदमी कौन है? दूसरे आदमी कौन है? पॉल ब्रंटन। पॉल ब्रंटन। पॉल ब्रंटन, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी विजडम ऑफ द आवर सेल्फ। क्या लिखी? किताब का नाम क्या है? विजडम ऑफ द आवर सेल्फ। कौन सी किताब लिखी? विजडम ऑफ द आवर सेल्फ। एक बार मेरे साथ नाम को दोहराया करो, है ना, फिर रटने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी जितनी बार आप दोहराओगे। विजडम ऑफ द आवर सेल्फ। ये किताब कब लिखी गई है? 1943 में। कब लिखी गई है? 1943 में। इस किताब में इन्होंने बताया संसार में वैज्ञानिक क्षेत्रों में आज जो नवीन खोजें हो रही हैं वे कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय खोजों का ही समर्थन करती हैं। क्या कहा इन्होंने? संसार में वैज्ञानिक क्षेत्र में आज जो भी खोजें हो रही हैं वे कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय खोजों का क्या करती हैं? समर्थन करती हैं। इस बात को लिख लो। संसार में वैज्ञानिक क्षेत्रों में आज भी जो खोजें हो रही हैं वे कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय खोजों से क्या हैं? प्रभावित हैं। प्रभावित हैं। अब इनकी बात पे हम अपना क्या तर्क दे सकते हैं? इस बात को हम कैसे मान सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? आप एक बात बताओ मेरे को, अपने स्तर पे सोच के बताना है ना। साइकोलॉजी को मारो गोली, अपने स्तर पे सोचना है आपको। महाभारत के बारे में सभी ने सुना है? आप में से कोई ऐसा है जिसने महाभारत के बारे में ना सुना हो? सभी ने सुना है। आपने एक पात्र के बारे में सुना है, संजय के बारे में? संजय नाम सुना है आपने? महाभारत में था? नहीं सुना। एक आदमी था धृतराष्ट्र, उसके बारे में सुना है? जो क्या था? अंधा था। सुना है ना सभी ने? तो जो धृतराष्ट्र था वो अपने महल में था, है ना। उसके साथ एक आदमी था जिसका नाम क्या था? संजय।
वो उनको उनके महल में, जो महाभारत, महाभारत कहां हुआ था? पानीपत के मैदान में तो हुआ है ना। पानीपत के मैदान में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको हस्तिनापुर में थे ना वो। हस्तिनापुर किसको बोलते हैं आपको पता है? दिल्ली का पुराना नाम है हस्तिनापुर। आपको नहीं पता हो तो किसका नाम है? दिल्ली का। अब दिल्ली में बैठा एक आदमी एक दूसरे आदमी को जो कि देख नहीं सकता, उसको ऐसे करके कि लाइव जैसे टीवी चलती है ना, ऐसे जैसे टीवी में से हम देख देख के कोई चीज बता सकते हैं ना, लाइव बता सकते हैं, ऐसे सभी चीजों का वर्णन कर रहा है या नहीं कर रहा है? भगवत गीता आपने पढ़ी है, उसमें ऐसे वर्णन कर रहा है संजय। कैसे वर्णन कर रहा है? जैसे उसके सामने वो चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं ना कि वो लाइव देख रहा है। हम महाभारत जब देखते हैं, जो टीवी पे आता है ना महाभारत, उसको अगर आप देखोगे आज के बाद आप देखो तो एक बात नोटिस करना, जो संजय है उसके सामने एक जगह वो चल रहा है। जो महाभारत हो रहा है पानीपत में वो दिल्ली में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये नहीं है वीडियो कॉल आज हो रही है ना, अभी की खोज है, कुछ दिन पहली खोज है ना वीडियो कॉल, उस टाइम पे तो नहीं थी ना वीडियो कॉल। लेकिन ये जो आज वीडियो कॉल की खोज हुई है, क्या ऐसे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हमारे जो भारतीय प्राचीन संस्कृति थी उसी की चीजों से लेके हुई हो? क्योंकि उस टाइम पे भी तो वो देख रहे थे ना किसी भी चीज से, तो उससे प्रभावित होके ही तो हो सकता है ना ये हुआ हो। ठीक है, समझ रहे हो इसका मतलब? दूसरा एक और उदाहरण है, उड़न खटोला नाम सुना है आपने? है ना, उड़न खटोला नाम तो सुना होगा, या वो नहीं सुना होगा तो रावण का जो जहाज था उसका नाम सुना होगा। भाई राम सेतु का निर्माण कब हुआ था? बाद में हुआ था। राम सेतु का निर्माण कब हुआ था? जब रावण सीता माता को ले गए थे हरण करके, उसके बाद ही तो राम सेतु बना है। इस बात को आप मानते हैं? तो आप एक बात सोचो, फिर रावण कैसे आया भारत? भाई उस टाइम पे सेतु नहीं था ना, तो रावण कैसे आया भारत? भाई उड़ के आया ना, उड़ के आया नहीं आया? आज जो हवाई जहाज बनी है ये क्या उसी से तो नहीं सीखा इन्होंने? हो सकता है ना उसी से प्रभावित हो ये, तभी इन्होंने सोचा जब रावण उड़ के आ सकता है तो हम भी उड़ सकते हैं। ऐसा सोच के ही तो आगे कुछ इनोवेशन हो रही है। तो इसी बात को तो ये कह रहे हैं कि संसार में जो वैज्ञानिक क्षेत्र में आज जो खोजें हो रही हैं वे सभी खोजें किससे प्रभावित हैं? प्राचीन भारतीय खोजों से। तो इनकी बात करेक्ट है ना? कौन सी किताब में लिखी इन्होंने ये बात? विजडम ऑफ द अवर सेल्फ। किसने लिखी है? पॉल ब्रंटन। याद रहेगा, अच्छी बात है। उसके बाद एक अगले आदमी आते हैं, सर जॉन वुडरफ। कौन आते हैं? सर जॉन वुडरफ। सर जॉन वुडरफ इन्होंने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड एज पावर रियलिटी। क्या किताब थी? द वर्ल्ड एज पावर रियलिटी। इन्होंने किताब कौन सी लिखी? द वर्ल्ड एज पावर रियलिटी। ये किताब लिखी थी इन्होंने 1921 में। कब लिखी थी? 1921 में। ये जो डेट है ना, मैं केवल रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, याद हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। डेट कभी भी नहीं पूछी जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था इस पुस्तक में? इन्होंने लिखा था वेदांत मनोविज्ञान के विकास की चरम अभिव्यक्ति है। क्या लिखा था? वेदांत मनोविज्ञान के विकास की चरम अभिव्यक्ति है। वेदांत मनोविज्ञान के विकास की चरम
अभिव्यक्ति हैं। कितने आदमी लिखे हमने? 3 आदमी। कौन कौन से 3 आदमी, एक बार दोबारा देखो। अलेक्जेंडर कैनन क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान भारत की देन है। कौन सी किताब है इनकी? दी इनविजिबल इन्फ्लुएंस। ठीक है, किसकी किताब है? अलेक्जेंडर कैनन की, दी इनविजिबल इन्फ्लुएंस। क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान भारत की देन है। उसके बाद अगले आदमी कौन आए? पॉल ब्रंटन। किताब का नाम विजडम ऑफ अवर सेल्फ। क्या कह रहे हैं? संसार में वैज्ञानिक क्षेत्रों में आज भी जो खोजें हो रही है वे कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय खोजों से प्रभावित हैं। उसके बाद अगला है सर जॉन वुडरफ। इनकी किताब का नाम क्या है? द वर्ल्ड एज पावर रियलिटी। ये क्या कह रहे हैं इस पुस्तक में? वेदांत मनोविज्ञान के विकास का चरम है। या वेदांत, वेदांत आप जानते हैं ना? वेदांत जानते हैं क्या? नहीं जानते? नहीं जानते। वेद है ना, वेदों के बाद क्या आता है? वेद 4 है। वेदों के बाद वो है ना, क्या बोलते हैं उनको हम? वेदों के बाद उपनिषद है। क्या है वो? उपनिषद है ना। तो उपनिषदों को हम वेदांत बोलते हैं, मतलब वेदों का अंत हो रहा है उनमें, है ना। जो वेदांत हैं वो मनोविज्ञान के विकास की चरम अभिव्यक्ति करते हैं। मतलब जो मनोविज्ञान का जब विकास होगा ना, अभी तो मनोवैज्ञानिक कुछ बोलते हैं, जो मनोविज्ञान है ना वो अभी शैशवावस्था में है। कौन सी अवस्था में है? शैशवावस्था में। मतलब मनोविज्ञान का बहुत सारा विकास अभी बाकी है। लेकिन ये जो साहब हैं सर जॉन वुडरफ साहब, ये क्या कह रहे हैं कि जो वेदांत हैं वो मनोविज्ञान के विकास की चरम अभिव्यक्ति कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 बातें और रह गई हमारी, वो कर लेते हैं, फिर कल की क्लास फिर सर आएंगे दूसरे, है ना। 2 बातें हैं उसमें, भारतीय हिसाब किताब में ही है। एक बात आती है सबसे पहली, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या सिखाती है? आश्रम व्यवस्था व्यक्तित्व विकास और दायित्व निर्वाह का व्यवहार होता है। आश्रम व्यवस्था में क्या होता है? व्यक्तित्व विकास और दायित्व निर्वाह का व्यवहार होता है। आश्रम व्यवस्था में क्या होता है? व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास और दायित्व निर्वाह का व्यवहार होता है। आश्रम व्यवस्था को आप जानते हैं नहीं जानते हैं? 25-25-25-25 के 4 टुकड़े किए हैं ना, है ना। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। ऐसे 4 आश्रम है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ। चौथा संन्यास। ठीक है, इसमें सबसे पहले में शिक्षा दीक्षा ली जाती है। उसके बाद दूसरे में संतान उत्पत्ति और परिवार का निर्वह किया जाता है। उसके बाद सामाजिक कार्य समाज में रहकर किए जाते हैं। कौन से वाले में? वानप्रस्थ आश्रम में। उसके बाद मोह माया को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति को आदमी निकल जाता है। इस बात को आप जानते हैं, इसमें लिखने का तो कुछ है नहीं, जानते हैं ना इस बात को। तो ये जो बातें हैं, ये जो आश्रम व्यवस्था है, ये एक तरीके से क्या मनोवैज्ञानिक नहीं है? बड़े साइंटिफिक रूप से की गई है ना ये व्यवस्था। तो इसमें एक तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है और दूसरा जो कर्तव्य हैं उनका, दायित्व हैं उनका निर्वहन करना सीखता है आदमी। ठीक है, उसके बाद एक अगला है, मनीषियों ने व्यवहार को 3 भागों में बांटा है। मनीषी जो होते हैं,
जो ऋषि मुनि अपने हुए हैं उन्होंने व्यवहार को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसी, तीसरा है तामसी। मनीषियों ने व्यवहार को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग है भाई? पहला है सात्विक, दूसरा है राजसी और तीसरा है तामसी। तो इसका मतलब हमारे भारत में पहले ही मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाएं थी। बात के संदर्भ में मनोविज्ञान में ये बातें हैं ना। सात्विक कौन होते हैं? जो साधु सन्यासी की तरह रहते हैं ना, जो ऐसा भोजन करते हैं जो बिल्कुल सात्विक भोजन हो, जो लहसुन प्याज वगैरह ये नहीं खाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, ये तो होते हैं सात्विक। उसके बाद दूसरे होते हैं राजसी, जो राज के लिए ही जीते हैं। किसके लिए? राज के लिए जीते हैं, वो हर किसी पे राज करना चाहते हैं, ठीक है, और करते भी हैं, वो होते राजसी प्रकृति के। उसका तीसरा है तामसी। तामसी कौन होते हैं? जो तमस से भरे रहते हैं, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए ही जीते हैं, है ना। बहुत से होते हैं ना शराबी होते हैं, उनको 10 रुपए भी अगर उनके पास आएंगे तो वो क्या करेंगे? उनकी शराब पीएंगे, है ना। वो किसी चीज को नहीं देखते, केवल अपनी पूर्ति करते हैं, ठीक है। ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद एक और नई बात है इसमें, मनुष्य दुखस्य कारणम स्व इच्छा एव। एक संस्कृत में लाइन है, मनुष्य दुखस्य कारणम स्वस्य इच्छा एव। ये बात कही थी भगवान बुद्ध ने। मतलब मनुष्य के दुखों का कारण उसकी स्वयं की क्या है? इच्छाएं हैं। ये बात भी बड़ी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन किसने कही है? भगवान बुद्ध ने। कहां रह के कही है ये बात? भारत में, तो भारत के संदर्भ में आएगी ये बात, ठीक है। उसके बाद इन जो इच्छाएं हैं इन्हें दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगी मार्ग भी प्रस्तुत किया था, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। भगवान बुद्ध ने कौन सा मार्ग प्रस्तुत किया था? अष्टांगी मार्ग, ठीक है। यहां तक हो गई आज की बात। उसके बाद हम कल बात करेंगे साइकोलॉजी का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अब जो कल हमारी क्लास होगी उसमें बात आएंगी जो हमने पहले दिन चर्चा की थी ना, साइकी और लोगस। साइकी और लोगोस, इन शब्दों से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। फिर वहां से आगे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। समझ में आई आज की क्लास? कैसी लगी? अच्छी लगी? कुछ ज्ञान का निर्माण हुआ, नया कुछ सीखने को मिला आज? वास्तव में ऐसा लगा ना आज कुछ नया मिला है। उस दिन से ऐसा लग रहा था ये तो पढ़ ही रहे हैं हम, है क्या नहीं? ठीक है ना। थैंक यू।